Hello everyone, good afternoon. This is Kuldeep Mishra. Today we are going to take another video class of our second chapter of geography, and the chapter name is the natural resources, land, soil and water. Today's topic is soil erosion and conservation of soil and the water resources. Today we will finish this chapter and it will be explained by me, Kuldeep Mishra. So here we go, and now we are going to explain this. सॉइल इरोजन, व्हाट इज़ दिस? सॉइल इरोजन आप लोगों ने बहुत बार इस तरह का नाम सुना होगा सॉइल इरोजन का, कि आखिर में है क्या एक्चुअल में। सॉइल इरोजन क्या है कि सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। द कल्टिवेशन ऑफ फूड एंड द अदर क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द सॉइल फर्टिलिटी। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज़ नोन एज द सॉइल इरोजन। मतलब कि सॉइल जो है वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और हर तरह की फसलें भी हैं इस सॉइल पर ही होती हैं। मान लेते हैं कि ये मिट्टी है और ये मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा है, तो क्या कह रहा है लास्ट लाइन हम लोग पढ़ेंगे, द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज़ नोन एज द सॉइल इरोजन। अब जो ये ऊपर की सॉइल है, जब ये हट जाए इस जगह से, अब ये हटेगा किससे? बारिश की वजह से, विंड की वजह से। तो इन सभी की वजह से अगर ये हट गया तो इसको हम बोलेंगे सॉइल इरोजन। अब देखो, सॉइल इरोजन के दो फैक्टर होते हैं, एक तो फिजिकल फैक्टर होता है, कल्चरल फैक्टर होता है। फिजिकल फैक्टर होता है कि जो नेचुरली चीज़ें हो जाए, जैसे हमने अभी बताया रेन के थ्रू हो गया या विंड के थ्रू जो चीज़ ये इरोजन हो रहा है, तो ये फिजिकल फैक्टर है। कल्चरल फैक्टर ये है कि जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसको भी एक तरह का इरोजन ही नाम दिया जा रहा है। अब किसी जगह पे हमने खड्डे खोद कर बिल्डिंग बना डाली, तो उस जगह की मिट्टी का इरोजन हो गया, मतलब वहाँ से मिट्टी हट गई, तो ये कल्चरल फैक्टर में आ जाएंगे। रोड्स हम बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इन सभी जगहों पर कहीं ना कहीं सॉइल का इरोजन हो ही रहा है। ठीक है, फिर लेकिन अब जब इरोजन हो रहा है तो उसमें एक ना एक चीज़ और बात आएगी कि इसको हम बचाएं कैसे। बचाना भी तो है, अगर इरोजन हो रहा है तो क्या किया जाए कि इसको हम बचा सकें, तो दैट इज़ कॉल्ड द कंजर्वेशन, जिनको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। तो हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। कंजर्वेशन है क्या? सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड्स ऑल दोज मेजर्स विच कैन प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड फर्टिलिटी एग्जॉशन। सॉइल कंजर्वेशन उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करता है जिसकी वजह से हम इरोजन और फर्टिलिटी एग्जॉशन को प्रोटेक्ट कर सकें। सॉइल के इरोजन और फर्टिलिटी एग्जॉशन को क्या कर सकें? प्रोटेक्ट कर सकें। दैट इज़ कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। अब देखो, उसके कई तरीके हैं। द फैक्टर फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू जो है हम जो है कंजर्वेशन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है अफॉरेस्टेशन। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों के बुक में पूरा एकदम सही तरीके से लिखा है, लेकिन मैं उन सभी चीज़ों को ऐसे ही समझाऊंगा ओरली, और आप लोग उसको पढ़ लेना एक बार। अफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है कि जैसे पेड़ों की कटाई होती है, तो हम पेड़ों की कटाई पर रोक लगाएं। जब पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी तो जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, जो रूट होते हैं उनके, वो मिट्टियों को पकड़े रहते हैं, तो जब बारिश होगी भी तो इतनी आसानी से वो इरोज नहीं होंगे, इरोड नहीं होगा, मतलब उनका इरोजन नहीं होगा। तो इसलिए पेड़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओवर ग्रेजिंग मतलब ज़्यादा जो कैटल्स हैं वो घास को चर लेते हैं या फिर उसको खा लेते हैं, तो उस जगह की अगर घास गायब हो गई तो जब कभी भी बारिश होगी तो वो मिट्टी कट के बह जाएगी। तो अगर घास है तो घास क्या करेगी, उसकी जड़ें जो है वो मिट्टी को पकड़े रहेंगी। तो इस वजह से हमें ओवर ग्रेजिंग पे भी ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग ना हो नहीं पाए। द एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुड बी चेंज बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स। और कुछ ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी हैं जिनको अगर उसमें कुछ चेंजेस लाएं तब भी जो है हम जो है कंजर्वेशन कर सकते हैं सॉइल का। जैसे रोटेशन ऑफ क्रॉप्स है, फसलों को हम बदल बदल कर लगाएं, उनको रोटेट करते रहें, हमेशा एक ही तरह की फसल को जो है हमें वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए।
क्योंकि अगर एक ही तरह की फसल लगाते रहेंगे हम लोग, तो क्या होगा कि वो जो सॉइल है वो उसी तरह के फसल के लिए हैबिचुअल हो जाएगा। और हो सकता है कि जैसे कि सभी तरह की फसलों की जो रूट्स होती हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ही हो, कुछ वीक भी होती हैं। तो अगर जिनकी रूट्स वीक होंगे तो वो जो है सॉइल को बहुत अच्छे तरीके से कैच नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्रॉप्स का रोटेशन ज़रूरी है कि जो अगली फसल है वो थोड़ा उससे अलग हो, और जिससे कि हम लोग है इसका कंजर्वेशन कर पाएंगे। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है? स्ट्रिप क्रॉपिंग भी क्या है कि और एक होता है टेरेस एंड काउंटर बंडिंग एंड काउंटर प्लगिंग। टेरेस एंड काउंटर बंडिंग भी आप लोगों ने देखा होगा, और जैसे कि आप लोग की बुक में फिगर दिया गया होगा, टेरेस और काउंटर बंडिंग का, स्ट्रिप क्रॉपिंग का, काउंटर प्लगिंग का, इस सभी चीज़ों में क्या होता है कि हम लोग ऐसे सीढ़ी नुमा खेत बना दिया है। फिर काउंटर प्लगिंग में क्या किया है कि फसलें अलग अलग हैं, जो क्रॉप्स हैं वो अलग अलग हैं। कहीं पर वीट है, फिर उसके बगल में राइस है, या हो सकता है कि कहीं पर हम लोगों ने देखा भी होगा यहाँ पर भी आसपास के अपने एरियाज़ में कि वीट के साथ साथ कुछ लोग जो है मस्टर्ड्स की भी कल्टीवेशन कर लेते हैं, साथ ही में हो जाता है वो सारी चीज़ें। तो ये काउंटर प्लगिंग के केस में आ जाएगा। टेरेस मतलब एक सीढ़ीदार वो सीढ़ी नुमा खेत बना देते हैं, जिससे कि जब कभी भी इरिगेशन हो तो वो जो मिट्टी है वो एक से दूसरे पे आके रुक जाए। तो टेरेस फार्मिंग भी एक तरीके की इसी तरह की फार्मिंग है। तो इन सभी चीज़ों को इन सभी फैक्टर को यूज़ करके हम सॉइल को कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब एक चीज़ आती है वाटर रिसोर्सेज। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर की इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा है। अबाउट 71% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। अब बताया जा रहा है कि पूरे अर्थ का जितना सरफेस है उसके 71% एरिया पर जो है वाटर है। मोस्ट ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ एन ओशियन एंड सीज। ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी भी है वो समुद्रों में या महासागरों में। दिस वाटर इज़ सैलाइन एंड नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पस। ये जो वाटर है ये सैलाइन है। सैलाइन का मतलब बहुत ही खारा है। तो ये घर के यूज़ के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसका यूज़ हो ही नहीं सकता, मतलब किसी काम का नहीं है। आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस ओनली अबाउट 3% इज फ्रेश वाटर। अब जितने भी वाटर अमाउंट हैं उसका सिर्फ 3% वाटर ही है जो कि फ्रेश वाटर है। अब लेकिन उसमें से भी अबाउट 2/3 ऑफ दिस फ्रेश वाटर रिमेन्स फ्रोजन इन द आइस कैप एंड ग्लेशियर। अब उसका लेकिन 2/3 मतलब कि 2/3 जो पार्ट है फ्रेश वाटर का वो जो है वो जमा हुआ है बर्फ़ के फॉर्म में और ग्लेशियर पर। तो बचा क्या? सिर्फ 1% वाटर है जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है जिसका यूज़ ह्यूमन कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना कम वाटर है हमारे लिए, और उसके बावजूद हम लोग जो है उसका वेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया में क्या क्या वाटर रिसोर्सेज हैं उनको भी हमें देखना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ वाटर इन आवर कंट्री इज़ टू इरीगेट एंड फार्म लैंड। हमारे यहाँ इंडिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है फ्रेश वाटर का कि वो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए या खेतों में काम के लिए बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है। इंडिया गेट्स प्लेंटी ऑफ रेन फ्रॉम फॉर द मानसून बट इट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इंडिया में बहुत ज़्यादा रेन फॉलिंग होती है लेकिन वो हर जगह बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम होती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ा हुआ है। टू प्रोड्यूस मोर food for increasing population we need adequate and timely supply of water। अब और ज़्यादा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसके लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा फूड का या क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होगी। सो द डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज रिक्वायर फॉर द इरीगेशन सच एज कैनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड टैंक्स। इसीलिए जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज जो हैं इरिगेशन के लिए
आए हैं, जैसे कि हम नहरों को देख सकते हैं, कुओं को देख सकते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह, टैंक्स, ये सारी चीज़ें हमारे एक तरह से उसमें प्रैक्टिस में आई हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, दिस कैन बी डन बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स। अब वाटर का भी कंजर्वेशन जो है किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। अब इसका कंजर्वेशन कैसे होगा कि वाटर इज़ पॉल्यूटेड बाय इंडस्ट्रीज विच डिस्चार्ज देयर वेस्ट प्रोडक्ट सच एज द नाइट्रेट्स, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स इनटू वाटर। वाटर सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन होता है वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू होता है, क्योंकि उनमें से जो नाइट्रेट्स हैं, मेटल्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं वो वाटर में जाके सबमर्ज हो जाते हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। दिस कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग द इम्प्योरिटीज़ बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज़। इन सभी पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जो इसकी इम्प्योरिटीज़ हैं उस पर कुछ ना कुछ काम किया जाए और उसके बाद इसको रिलीज़ किया जाए रिवर्स में या किसी भी वाटर बॉडीज़ में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब कभी भी बारिश हो तो उसके लिए हमें एक ऐसा कंजर्वेशन मतलब कि एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि वहाँ पर पानी जाकर इकट्ठा हो, जैसे तालाबों में हम लोग पानी को इकट्ठा करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब कि जो भी रेनफॉल हो उसको हम कहीं ना कहीं इकट्ठा कर सकें। स्प्रिंकल्स कैन बी इफेक्टिवली यूज टू इरीगेट द फील्ड यूजिंग लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर। मतलब कि हम लोग खेतों में जैसे होता है ना कि एक स्प्रिंकलर्स लगा देते हैं, जिससे कि जो वाटर है वो इस तरह से फाउंटेन फॉर्म में पेड़ों पर गिरता है, जिससे उसमें बहुत ही कम वाटर यूज़ होता है पेड़ों के लिए। तो वो भी एक अच्छा तरीका है वाटर को कंजर्व करने का। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड एज अ ट्री रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर स्टोरेज। अब जैसे ट्रीज़ क्या होती हैं, ट्रीज़ की वजह से ही जो है जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है, तो क्या करती हैं जो ट्रीज़ हैं वो क्या होते हैं कि वो वाटर रिलीज़ करती हैं, और फिर जो सन रेज पड़ती हैं जब उस पर, तो रेस्पिरेशन के थ्रू उनमें से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और जो फिर से जो है वही बारिश के थ्रू नीचे आ जाते हैं। तो एक तरह से जो ये साइकिल है वो चलता रहेगा। अगर हम पेड़ों को ही काट डालेंगे तो फिर ये जो प्रोसेस है ये बंद हो जाएगा, और जैसे कि शॉर्टेज हो जाएगी ग्राउंड वाटर पे। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर है, जो ये सेकंड चैप्टर है, ये भी फिनिश होता है, और इसकी एक्सरसाइज हम लोग मंडे को करेंगे। सो टिल दैट वॉच द वीडियोज़ many times and revise the chapter. So your PA first exam is also going to happen, so please prepare yourself and do work hard, and so that's it. Have a good day.